यस स्टूडेंट्स, आज एक क्विक रिवीजन है शेयर्स वाले चैप्टर की। इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, लिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लाइबिलिटी? सपोज एक शेयर 10 रुपीज का है, लेकिन कंपनी ने अभी इस पर सिर्फ 8 रुपीज मांगे हैं, तो मेरी लाइबिलिटी, सपोज आई एम ए शेयर होल्डर ऑफ योर कंपनी, तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 2 रुपए तक की और है, दैट्स इट। यानी मैं सिर्फ 2 रुपए और दूंगी आपको, और कुछ नहीं, उससे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। यानी माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। नेक्स्ट आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। शेयर जो होते हैं वो इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं। आज शेयर मेरे पास है, कल मैं किसी और के नाम पर कर सकती हूँ ट्रांसफर, कभी और कर सकती हूँ, कभी और कर सकती हूँ। दैट्स वाई शेयर मार्केट इज ए सेकेंडरी मार्केट, जब तक कि वो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर ना हो। उसके बाद है कंपनी एक्ट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और डिसेंट सा है। कंपनी एक्ट कौन सा है? बड़ा आसान तरीका है इसको याद कर देगा। ये 2000 का नोट 13, 2000 का नोट 13 यानी 2013। ये कंपनी एक्ट है हमारा 2013, लर्न कर लेना। उसके बाद ये है कंपनी एक्ट, सॉरी। उसके बाद प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर क्या होता है? प्राइवेट कंपनी, इसके मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ओपीसी 1% कंपनी, इसकी शेयर कैपिटल जो होती है 50 लाख रुपीज तक की है। नेचर ऑफ शेयर क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी है और ट्रांसफरेबल है। शेयर्स को हम गुड्स भी बोल सकते हैं, और शेयर्स के ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाई होता है। नेक्स्ट है आपका क्लासेस और काइंड्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स में 2 हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारी कैटेगरी है। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे यहाँ एक परसेंटेज मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख दूं 10%, तो यहाँ पर ये 10% क्या इंडिकेट करता है? डिविडेंड को। अगर डिबेंचर के आगे लिखा रहे ऐसे 10% डिबेंचर, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन को या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को इंडिकेट करता है। प्रेफरेंस शेयर में एक आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? सपोज मैं आपकी कंपनी की एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ। क्यूमुलेटिव कैटेगरी है। कैटेगरी जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके ऊपर मेंशन की जाती है। सपोज इस साल आपने मुझे डिविडेंड नहीं दिया, इस साल का डिविडेंड 20,000 था, तो नेक्स्ट ईयर मुझे आप डिविडेंड टोटल 40,000 दोगे। पिछले साल वाला 20 और इस साल वाला 20, टोटल 40। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं होगा, जो करंट ईयर का डिविडेंड है बस वही मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इंपॉर्टेंट है, लर्न करना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जैसे आपके घर में कोई भाई बहन ऐसा जरूर होगा ना, जो अपना केक खाने के बाद उसकी नजर दूसरे के हिस्से पर भी रहती है, वैसे ही होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दे दे, इक्विटी शेयर होल्डर लास्ट स्टेज होती है डिविडेंड बांटने की, उसके बाद भी अगर कंपनी के पास और प्रॉफिट बच जाता है, तो अगर आपकी कैटेगरी स्पेसिफिकली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की है, तो आपको और ज्यादा सरप्लस जो बचा हुआ है कंपनी के पास, उसमें से भी डिविडेंड मिल सकता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी इनको नहीं मिलेगा अगर इस कैटेगरी में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी की लाइफ टाइम में रिडीम हो जाते हैं। रिडीम होने का मतलब कंपनी को इनका पैसा पे बैक करना पड़ेगा। नॉन रिडीमेबल, जिसको पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा कंपनी की लाइफ टाइम में, बट शेयर यू कैन, अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ तो मैं वेट थोड़ा ना करूंगी, अगर मुझे शेयर किसी और को बेचने हैं तो मैं बेच सकती हूँ। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल शेयर होल्डर। कन्वर्टेबल शेयर होते हैं कि सपोज जब पे बैक करने का टाइम आ रहा है, कंपनी मुझे ऑफर कर सकती है, आप कंपनी हो, कि आप अपने शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करवा लो या डिबेंचर्स में कन्वर्ट करवा लो। अगर मेरी कैटेगरी ऐसी है तो नॉन कन्वर्टेबल क्या होंगे? जो कन्वर्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है आपका वोटिंग राइट। जो मैंने रेड कलर में स्पेसिफिकली लिखे है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं। क्यों? प्रेफरेंस शेयर वालों को ऑलरेडी इतनी प्रेफरेंसेज हैं, प्रॉफिट होगा तो इन्हें पहले मिलेगा, इक्विटी वाले तो बेचारे लास्ट में रह जाते हैं। इसलिए वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, तो इनका जो एक इलेक्टेड मेंबर होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठ सकता है। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। रिजर्व कैपिटल होती है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। जैसे भी मैंने एक लास्ट एग्जाम्पल दिया था कि एक शेयर 10 रुपीज का और कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए मांगे हैं, तो बचे हुए 2 रुपए कंपनी की रिजर्व कैपिटल की कैटेगरी है। उसके बाद फिर आपका आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल प्रॉफिट? अगर आप शेयर वाला टॉपिक कर चुके हो, जब एक कंपनी फॉरफिटेड शेयर को री इशू करती है, तो री इशू करते वक्त अगर री इशू डिस्काउंट पर, लॉस पर हो रहा है, तो लॉस माइनस करने के बाद जो उन पर्टिकुलर री इशूड शेयर्स का फॉरफीचर में बचा हुआ बैलेंस है,
वो कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ आता है? वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, जब एक कंपनी अपने शेयर्स जनता में ना इशू करके कुछ स्पेसिफिक लोगों को इनवाइट करती है, तो जब कुछ स्पेसिफिक लोग ही हो रहे हैं तो इनविटेशन की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय इनविटेशन? इनविटेशन मीन्स प्रोस्पेक्टस। नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस, क्योंकि वो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ही शेयर्स ऑफर कर रही है। उसमें प्रोमोटर्स हो सकते हैं, LIC, UTI एंड ऑल दैट। ये एक लॉक इन पीरियड होता है। अगर किसी कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किया है, तो जिन्हें भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मिला उनके लिए 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब कि 3 साल तक वो शेयर किसी और को ट्रांसफर या बेच नहीं सकते। स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर, मैंने बच्चों को अपनी क्लास में हमेशा ऐसे ही बोला, स्वेट होता है मतलब पसीना, पसीने की कमाई। पसीने की कमाई क्या? अगर आपकी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉयज को एनकरेज करने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 एक कंपनी अपने ही वर्कर को शेयर्स दे सकती है। सपोज एक कंपनी शेयर इशू करने जा रही है, तो सबसे पहले वो ऑफर अपने ही वर्कर को पूछती है कि आप लेना चाह रहे हो। अगर वो यस करते हैं तो कंपनी उन्हें भी अपने शेयर दे सकती है, और क्योंकि वो अपने ही लोग हैं तो कंपनी उनको डिस्काउंट पर शेयर देती है। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या एक कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है? नो, नहीं। फॉरफिटेड शेयर इशू कर सकती है लॉस पर या कि डिस्काउंट पर, लेकिन नॉर्मली एक कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं करती। अगर करती भी है तो सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स होल्डर को, मतलब अपने वर्कर को, एम्प्लॉइज को। इनके लिए भी लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, यानी ये जो वर्कर है 3 साल तक इन्हें ये वाले शेयर अपने पास रखने पड़ेंगे। उसके बाद आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस सिर्फ एक ही है, ये भी अपने वर्कर को मोटिवेशन करने के लिए ही दिए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का है, इसमें लॉक इन पीरियड सिर्फ 1 साल का है। ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद आपका आता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यानी जब कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करना चाहती है तो इनवाइट करती है। इन्विटेशन कार्ड क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। जैसे आप किसी के घर में मैरिज हो, वो इन्विटेशन कार्ड देते हैं। अब लोग आए ना आए ये उनकी अपनी मर्जी है, आएंगे तो शगुन लाएंगे, शगुन क्या होगा? शेयर्स के लिए एप्लीकेशन बनी। इसीलिए सबसे पहली जो एंट्री हम करते हैं जर्नल एंट्रीज में, हम कौन? कंपनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसका मतलब क्या होता है? जिन लोगों ने, जो लोग कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, अभी शेयर होल्डर नहीं, अभी तो वो एप्लीकेंट है, तो वो प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है कंडीशन से तो वो एप्लीकेशन मनी भेजते हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है, फिर कंपनी अलॉटमेंट करती है। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ अलॉटमेंट पर ये बात डिसाइड होती है कि क्या मैं एक एप्लीकेंट अभी तक, कि क्या अपनी कंपनी की, आपकी कंपनी की शेयर होल्डर बनी या नहीं बनी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मिनिमम अलॉटमेंट तब हो सकती है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? 90% ऑफ इशूड अमाउंट। ये 90% आप लर्न कर लेना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फिर उसके बाद कॉल्स होती है, 2 कॉल, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ये कुछ बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ही बस, ऐसा कुछ नहीं। अरे यार, डिपेंड करता है। अगर शेयर 100 रुपए का है, कंपनी धीरे धीरे पैसे मंगवा रही है, हो सकता है फर्स्ट कॉल ही उसकी फाइनल हो जाए, हो सकता है सेकंड एंड फाइनल, हो सकता है थर्ड भी हो जाए, हो सकता है कंपनी सारा का सारा पैसा एक ही बार मंगवा ले, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ सेकंड कॉल तक ही जाएगा, थर्ड भी हो सकती है। डिपेंड करता है कंपनी अपना पैसा कब तक मांगती है। जितनी फेस वैल्यू है तब तक वो शेयर्स, तब तक वो कॉल ड्यू करती रहेगी। उसके बाद जिन एप्लीकेंट्स को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया जाता, उन्हें एक लेटर दे दी जाती है जिसका नाम होता है लेटर ऑफ रिग्रेट, और उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी शुरू होने से पहले किए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है। यहाँ कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पढ़ तो इस वाले चैप्टर में है, लेकिन वो 3rd बुक के फर्स्ट चैप्टर बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ये वाला टॉपिक, तो आपका 3rd बुक का फर्स्ट चैप्टर में काफी सारा कवर अप हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से? जो कंपनी शुरू होने से पहले होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करना, कॉमन सील बनवाना, स्टैंप कंपनी की, वो कंपनी के सिग्नेचर होते हैं क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस एंड ऑल दैट, उसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी को सेम ईयर में राइट ऑफ करने होते हैं। अब राइट ऑफ करने का भी एक तरीका है। सबसे पहले कंपनी राइट ऑफ मतलब माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से करेगी, उसके बाद माइनस करेगी किस में से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन सेम ईयर। इसमें सेम ईयर वर्ड अच्छे से पढ़ लेना, हिंट है एक पेपर के लिए। उसके बाद है शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस का दूसरा नाम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी है। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, आप देखना कुछ कुछ जगह पर पहले एंट्री होती है शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर हम अगर शेयर इशू एक्सपेंसेस में प्रमोटर्स को भी दे सकते हैं शेयर्स फुल्ली पेड का मतलब शेयर प्रमोटर्स होते हैं जिनके माइंड में जो कंपनी स्टार्ट करवाते हैं, हमने इनको 1 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए, तो एंट्री होगी प्रमोटर्स डेबिट नहीं, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या होता है, सपोज ये एक आइसक्रीम है, यहां तक जो ये कोन बनाया है मैंने, ये तो है शेयर कैपिटल। जो प्रीमियम होता है ना, वो अगर आप मशीन वाली आइसक्रीम ये सॉफ्टी खाते हो तो ऊपर एक्स्ट्रा ऐसे से डलती है एक आइसक्रीम, तो वो जो ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेयर 100 रुपीज का है तो 100 इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ +20 करके लिखने की आदत डालो, वट एवर द प्रीमियम, 20, 10, 5 जो भी है। और एक और बात, अगर सपोज किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रीमियम जो है वो 10% है, तो 10% किसका करोगे, फेस वैल्यू का। हमेशा याद रखें जो प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट करना होता है वो हमेशा फेस वैल्यू का कैलकुलेट होता है। अब अगर एक कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पर इशू करती है, प्रीमियम क्या क्रेडिट होता है, जब ड्यू करती है एंट्री होती है। नॉर्मली अगर कुछ मेंशन ना हो तो प्रीमियम वाला पैसा कंपनी अलॉटमेंट पर मांगती है नॉर्मली, तो एंट्री ड्यू करने की होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी है। ऑल द एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल द लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। अब कुछ बच्चे सोचेंगे लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि प्रीमियम के ऊपर कंपनी के मालिक का अधिकार है, और अब यहाँ मालिक एक नहीं बहुत सारे हैं, और बहुत सारे का नाम शेयर होल्डर्स है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आता है। अब इश्यू ऑफ शेयर अगर प्रीमियम पर करने हैं तो क्या भाई कोई रूल्स रेगुलेशन है, नो रिस्ट्रिक्शन। अगर एक 100 वाला शेयर है, कंपनी उसको 100 रुपीज प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। इसके ऊपर सेक्शन 52 अप्लाई होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है एक्सप्लेन सेक्शन 52, तो बच्चों को पता होना चाहिए 52 किससे रिलेटेड है, प्रीमियम से। प्रीमियम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आता है। उसके बाद ये कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं। कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या अंतर होता है, कैपिटल प्रॉफिट वो होते हैं जो कभी कभी होते हैं बिग अमाउंट में होते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं वो रेकरिंग होते हैं, बार बार होते रहते हैं और छोटे अमाउंट होते हैं। तो प्रीमियम वाला पैसा कंपनी कहाँ यूज कर सकती है, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, अभी मैं पहले भी किया था ये, डिस्काउंट देने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर कोई कंपनी ने डिबेंचर भी इशू किए हुए हैं तो डिबेंचर इज ए लोन। सपोज मैंने आपकी कंपनी को 100 रुपए का लोन दिया और आपने मुझे कहा कि जब वापस करेंगे आपके पैसे तो 120 रुपए देंगे, तो मुझे भी तो फायदा होना चाहिए ना। तो 20 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो मुझे, वो प्रीमियम है ऑन डिबेंचर, तो वो पैसा पूरा करने के लिए भी कंपनी प्रीमियम मनी का यूटिलाइज कर सकती है। और अपने ही शेयर कंपनी जब मार्केट से, ओपन मार्केट से परचेज करती है उसे बोलते हैं बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर। तो पैसे तो लगेंगे ना, तो पैसा कहाँ से यूज हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मनी को, प्रीमियम मनी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है यूज ऑफ कैश बुक। जब ये कहा जाए कि कैश बुक बनाओ, तो कैश बुक अगर आप बच्चे बना रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो जर्नल एंट्रीज के अंदर बैंक से रिलेटेड एंट्रीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब एक कैश बुक बनाई जाती है, कैश बुक अपने आप में एक प्रिंसिपल बुक है एंड इट इज अंडरस्टूड आज की डेट में, यानी शेयर्स करते वक्त हम कैश बुक के सिर्फ एक ही कॉलम की बात कर रहे हैं, और वो कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम। क्योंकि 11th में पढ़ चुके हैं कैश बुक में 2 कॉलम है, कैश और बैंक, लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, अब हम कंपनी में हैं तो हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। अगर कैश बुक बनाई जा रही है तो जर्नल एंट्रीज में बैंक से रिलेटेड एंट्रीज नहीं होती। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है अदर देन कैश, यानी अगर मान लो आपने मेरा बिजनेस खरीद लिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, तो आप लोग एक्सो और मैं वाई लिमिटेड हूँ, आपने मेरा बिजनेस 9 लाख रुपीज में ले लिया और आप मुझे बोल रहे हो इसके बदले में हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे। शेयर्स 2 टाइप के हैं, एट पार, एट प्रीमियम। अब पार क्या होता है, पार मतलब फेस वैल्यू, यानी 10 का शेयर है 10 में ही है, और अगर प्रीमियम है
तो 10 का 25% हो जाएगा 2 रुपये 50 पैसे। बहुत सिंपल है। आपको शायद 1 मार्क में क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आप एक कंपनी ने 9 लाख रुपीस की पेमेंट करनी है और बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दे रही है, तो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? वेरी इजी क्या भाई, मेरे नाम के आगे तो 9 लाख रुपीस आएंगे, क्योंकि मुझे तो 9 लाख रुपए ही चाहिए अपने। तो मेरे 9 लाख रुपीस पूरा करना आपका हेडेक है, तो आप उसके बदले में मुझे शेयर्स दे रहे हो। अब शेयर्स कितने दोगे, क्वेश्चन तो ये आ रहा है ना। तो जितने पैसे आपने मुझे देने हैं, 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 अगर पार पर है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 अगर प्रीमियम पर है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब कंपनी के शेयर्स एट पार पर होते हैं तो इतने सारे, बहुत सारे शेयर इशू करके 9 लाख रुपीस पूरा होगा। जब शेयर की वैल्यू प्रीमियम पर चल रही है तो कम शेयर इशू करके भी इतना सारा अमाउंट पूरा हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में जब प्रीमियम पर है तो 72,000 इशू करेगी और 9 लाख रुपीस पूरे हो जाएंगे। कैसे? 72 इंटू 10 7 लाख 20 इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल बनेगा, और 72 इंटू 2.5 क्या बनेगा? प्रीमियम। तो टोटल पूरा कितना हो जाएगा? अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि एंट्री भी हो जानी चाहिए, तो इसकी एंट्री ये हो सकती है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ यहीं पर। तो जब आपने बिजनेस खरीदा, आपने एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड किया होगा, 9 लाख। अब वाई के सामने तो 9 लाख आना चाहिए ना, वाई डेबिट 9 लाख। फिर हम यहाँ लिखते हैं टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर दे रहे हो? 72,000 शेयर, ये रहे 72 इंटू 10 करोगे शेयर कैपिटल आएगा, 72 इंटू 2 रुपये 50 पैसे कर दोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 180, और यहाँ पर 72,000 इंटू 12.5 आएगा पूरा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है परचेज कंसिडरेशन। लास्ट टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन। अगर आपने मेरा बिजनेस 25 लाख का लिया, मेरा बिजनेस लेने का मतलब क्या यार? मेरा बिजनेस एसेट्स भी तुम्हारी, मेरी लाइबिलिटी भी तुम्हारी। मेरा नाम ए है और आपका नाम बी है। आपने मेरा एक रनिंग बिजनेस खरीद लिया, पूरा ले लिया बिजनेस, और डील कितने में हो रही है? सपोज डील हो रही है 22 लाख में, ठीक है। आपने मुझे कहा ठीक है यार तुम्हारा बिजनेस 22 लाख में ले रहे हैं। अब आप ये सब कुछ आप कर रहे हो, मैं नहीं, आप कंपनी हो। आपने मेरे 25 लाख रुपए की एसेट खरीद ली, 6 लाख की लाइबिलिटी, यानी आप मेरे बिहाफ पर मेरी लाइबिलिटी अब आप पे करोगे। तो 25 में से 6 लाख माइनस करने के बाद 19 लाख देने चाहिए थे बस आपको मुझे। मैंने यहाँ पर लिखा ये होना चाहिए, यानी 19 लाख रुपए देने चाहिए आपको मुझे। लेकिन अगर आप मुझे 22 लाख रुपए दे रहे हो, ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो आप मुझे ज्यादा पैसे किस खुशी के दे रहे हो भाई? गुडविल के। वाई गुडविल ओनली? क्योंकि अब एक ऐसी एसेट खरीद रहे हो जो दिखती नहीं है, और जो नहीं दिखे उस एसेट का नाम क्या है? गुडविल। तो अगर आपको जर्नल एंट्री भी देखनी हो तो आप एंट्री इस केस में क्या करोगे? मुझे डेबिट करोगे, ए डेबिट। जब पैसे देने की बात आएगी, फर्स्ट एंट्री नहीं की मैंने जब बिजनेस खरीद रहे हो, पेमेंट की एंट्री बता रही हूँ। वाई डेबिट, भाई कुछ भी हो जाए मेरे नाम के आगे तो 22 लाख लिखना, क्योंकि आपने डील 22 लाख की करवाई है। उसके बाद यहाँ लिखोगे टू शेयर कैपिटल। अगर कैपिटल अपने शेयर्स दे रहे हो फुल्ली पेड उसके बिहाफ पर, तो अगर बैंक दे रहे हो तो टू बैंक कर देते। 22 लाख रुपए मुझे दे रहे हो, ठीक है, और जबकि देने कितने चाहिए थे? 19 लाख रुपए, ठीक है। देने कितने चाहिए थे? 19 लाख रुपए। दे कितने रहे हो? 22 लाख रुपीज। तो आप इसकी कंबाइंड एंट्री करनी चाहिए। सबसे पहले आपने बिजनेस खरीदा, आपने एंट्री की एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपने मेरी 25 लाख की एसेट्स खरीदी, लाइबिलिटी क्रेडिट हो गया, आपने मेरी लाइबिलिटी खरीदी 6 लाख रुपए की, और टू मेरा नाम ए लिमिटेड, और मुझे कितने दे रहे हो पैसे? 22 लाख। तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। बैलेंसिंग फिगर 22 और 9 का डिफरेंस 19, 20, 21, 22, 3 लाख। तो 3 लाख किस चीज के पैदा होंगे? गुडविल के, और गुडविल एसेट है इसलिए क्या होती है? डेबिट। उसके बाद सेकंड केस, अगर मान लो 19 लाख की एक्चुअल डील हुई, लेकिन आप मुझे सिर्फ 18 लाख रुपए दे रहे हो, कम दे रहे हो, तो अब आपको पैसे बच रहे हैं। तो आपको जो पैसे बच रहे हैं तो वो क्रेडिट में आएगा, और उसका नाम क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। यानी अगर डिफरेंस कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है तो कैपिटल रिजर्व होता है, डेबिट में आएगा तो गुडविल होगी। एक टॉपिक और है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होती है, कॉल इन एडवांस के ऊपर 12% होती है। कॉल इन अरियर जनरल एंट्री में डेबिट किया जाता है और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में से माइनस होता है। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है जनरल एंट्री में जब पैसा मिल जाता है कंपनी को, बैलेंस शीट में ये अंडर द हेड अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने इनवाइट किया 50,000 शेयर के लिए, एप्लीकेशन 70,000 की आ रही है, तो जितने से ज्यादा आ रही है 20,000 वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो इस केस में प्रोरेटा बनता है, यानी किसी को रिजेक्ट कर दिया, किसी को कुछ दे दिया, ऐसे शेयर।
सबसे इंपॉर्टेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी ने इनवाइट किया 50,000 के लिए और एप्लीकेशन आ रही है कितने के लिए, 40 की। तो ध्यान देने वाली बात ये, सपोज आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की, 50 सीट्स का अरेंजमेंट किया था लेकिन 40 लोग ही आए, तो सारा क्वेश्चन जो होगा वो किससे चलेगा, 40 से ही चलेगा। बस अंडर सब्सक्रिप्शन में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जितने शेयर की एप्लीकेशन आ रही है उसी से सारा न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन था। डू मोर प्रैक्टिस, अच्छे से समझें, हार्ड वर्क करें, और ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट थे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सके तो अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट।